तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो एंटी पार्टिकल है नॉर्मल कंडीशंस में उसके लिए सूटेबल कंडीशंस मौजूद ही नहीं है कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए उसको हाई एनर्जी, ठीक है, और हाई टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। तो आपकी अर्थ का जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो सन सरफेस है उसके ऊपर टेम्परेचर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में है। तो सिर्फ वहां पे आपके पास ये इंडिपेंडेंट फॉर्म में अवेलेबल हो सकता है और आप इसको स्टडी कर सकते हैं। अर्थ पे ये डेफिनेटली अपने एंटी पार्टिकल के साथ ज्वाइन करके कंबाइंड फॉर्म में मौजूद होता है, इंडिपेंडेंट फॉर्म में ये मौजूद ही नहीं होता। मौजूद नहीं है तो डेफिनेटली आप उसको स्टडी भी नहीं कर सकते, ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते। क्लियर? जी ठीक है। और एक और चीज के आपके पास ये वाला रिएक्शन होने का, ये जो लास्ट ऑप्शन मैंने डिस्कस किया है कि बेरिलियम हीलियम के साथ मिलती है और फिर उससे बोरान बनता है और बोरान से जो है वो फिर हीलियम बनती है, इस रिएक्शन के होने के चांसेस आपके पास जस्ट 0.3% है। ये बहुत कम आपके पास जो है वो एग्जिस्ट करता है। इस रिएक्शन के होने का चांस बहुत कम है, ठीक है। मोस्टली जो आपके पास रिएक्शन होता है वो आपके पास या तो ये फर्स्ट वाला स्टेप होता है, या ऑप्शन 2 होता है, या ऑप्शन 3 होता है। इसका चांस 31% है, ठीक है। और ये जो सबसे ज्यादा जो आपके पास साइकिल एग्जिस्ट करता है वो ये है जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती है, और ये 69% होता है, ठीक है। तो वैसे आपके पास ये सारे रिएक्शंस जो है वो सन सरफेस के ऊपर होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली आपके पास हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती है। नंबर 2 पे आपके पास जो हीलियम है वो बेरिलियम या लिथियम में कन्वर्ट होती है, और सबसे कम चांस जो है वो बेरिलियम के बोरान में कन्वर्ट होने का, या बोरान की दोबारा से हीलियम में कन्वर्ट होने का है। मैम क्लियर? एक क्वेश्चन पूछ लूं? हाँ जी। मैम ये जो न्यूट्रॉन पे इसलिए कोई चार्ज नहीं होता क्योंकि उसमें एक प्रोटॉन होता है और वो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है ना होता है। हाँ जी, तो मैम दोनों न्यूट्रलाइज ये होते जो हैं। ज्यादा एनर्जी वाले रिएक्शन है जैसे ये फ्यूजन रिएक्शन है, इसमें जो हमारे पास एंटी पार्टिकल जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, हाँ जी। तो मैम उसका भी तो चार्ज अपोजिट है, मास भी इक्वल है, तो वो उसके किसी इलेक्ट्रॉन के इफेक्ट को कैंसिल नहीं कर रहा। कौन? मैम ये एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन। एंटी पार्टिकल? एंटी पार्टिकल का मतलब क्या है कि ये आपके जो दो ज्वाइंट पार्टिकल थे ना, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, जो कि न्यूट्रल पार्टिकल था, सन सरफेस के ऊपर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है उसकी वजह से वो स्प्लिट हो गए। 2000 डिग्री सेंटीग्रेड की वजह से वो स्प्लिट हुए। और आए कहाँ से हैं? मैंने अभी आपको दो प्रोटॉन फ्यूज करवा के दिखाए थे कि कहाँ से आए, ठीक है। पहले वो क्या करते हैं कि फ्यूजन के रिजल्ट में बनते हैं, ठीक है, बनते हैं। तो जब उसके बाद क्या होता है कि वो हाई एनर्जी की वजह से जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है आपकी सन सरफेस के ऊपर, उसकी वजह से स्प्लिट होके अपने अ, अ, अब क्लियर है? अब क्लियर है? वो क्वेश्चन का आंसर जो तैयबा ने पूछा था मैं उसका पूछ रही थी कि कुछ समझ आई है। मुसव्वर आपकी आवाज आवाज ही नहीं बहुत आई कम आ रही आपकी। है। जी, मैम आपकी आवाज ही नहीं आई। मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपके जो दो पार्टिकल फ्यूज करते हैं, दो प्रोटियम आपके जो फ्यूज करते हैं, तो एनर्जी कंप्रेशन के रिजल्ट में आपके पास बेसिकली एक पहले न्यूट्रल पार्टिकल बनता है, लेकिन जो सन सरफेस है उसके ऊपर ऑल द टाइम 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मौजूद है। तो उस 2000 डिग्री सेंटीग्रेड की वजह से जो पॉजिट्रॉन होता है और उसका जो एंटी पार्टिकल है वो दोनों ब्रेक डाउन हो जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो है वो स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। वो न्यूट्रल फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। फिर उसमें से एक आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूट्रॉन बनाने में यूज हो गया, और एक पॉजिट्रॉन जो है वो आपका फ्रीली अवेलेबल है। जी मैम समझ आ गई। आप क्लियर है? और मुसव्वर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है मुझे। अच्छा, अब ये आपके पास जो रिएक्शन है जो मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे ज्यादा चांस अगर आप देखते हैं तो इस रिएक्शन का है हाइड्रोजन के हीलियम में कन्वर्ट होने का, नंबर 2 पे आपके पास हीलियम के लिथियम में कन्वर्ट होने का, और नंबर 3 पे आपके पास जो है वो बेरिलियम के प्रोटॉन में कन्वर्ट होने का चांस है। तो इस रिएक्शन के होने का चांस सबसे कम है। और ये जो आपका प्रोटॉन टू प्रोटॉन इंटरेक्शन है ये आपके पास सन सरफेस के ऊपर 1 सेकंड में
9.2 इंटू 10⁻³ टाइम्स टेक प्लेस करता है 1 सेकेंड में। ठीक है, तो आप ये देखें कि ये 37 का मतलब क्या है कि 9.2 के बाद ऑलमोस्ट 36 जीरो है। ठीक है, तो इतने टाइम अगर ये रिएक्शन आपका टेक प्लेस करेगा और इतनी दफा आपके पास हाई एनर्जी गेमा रेज प्रोड्यूस होंगी, तो डेफिनेटली वो आपके पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, और जो एनर्जी आपके पास रिलीज होगी वो फिशन रिएक्शन से भी ज्यादा होगी। बात की समझ आई? ओवरऑल आपको ये छोटा रिएक्शन लग रहा है कि छोटे न्यूक्लियाई ज्वाइन कर रहे हैं, छोटे बन रहे हैं, लेकिन आपके पास ये रिएक्शन जो है वो मिलियन टाइम्स हो रहा है, 1 सेकेंड में मिलियन टाइम्स हो रहा है। तो क्या होगा कि उसके रिजल्ट में ये ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जब मल्टीपल टाइम्स प्रोड्यूस होती है, तो ओवरऑल जो आपके पास एनर्जी प्रोड्यूस होती है इस फ्यूजन रिएक्शन के रिजल्ट में, वो फिशन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है। समझ आ गई? जी मैम। ठीक है, अब हम जो है वो इसको फर्दर जो है वो मूव करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या था, अब हम थोड़ा सा जो है वो एस्टिमेट लेते हैं कि आपके पास कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई है इस प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल के दौरान, जिसके होने का चांस ऑलमोस्ट 70% है। ठीक है, तो इतनी एनर्जी आपके पास प्रोड्यूस हो रही है पर सेकेंड, 9.2 इंटू 10⁻³ टाइम्स आपका प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल 1 सेकेंड में आपकी सन सरफेस के ऊपर जो है वो प्रोसीड करता है। ठीक है, तो अगर आप इससे एनर्जी का जो है मैस है उसका सिर्फ 0.7% जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, सिर्फ 0.7%। जब मैम आपकी इतने आवाज टाइम जी मैम, मैं आवाज नहीं आई आपकी। चले मैं मैम दोबारा श्वेता जी। मैं आपको बता रही हूँ कि ये आपका जो प्रोटॉन प्रोटॉन इंटरेक्शन है वो 9.2 इंटू 10⁻³ टाइम्स हो रहा है पर सेकेंड सन सरफेस के ऊपर। जी बात की समझ आई? लेकिन इतने ज्यादा रिएक्शंस के दौरान आपके पास सिर्फ 0.7% ऑफ टोटल मैस ऑफ प्रोटॉन जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, मैस एनर्जी इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ओके। ठीक है मैम, और इसका 0.7 निकालें। हाँ जी, तो अब जो है वो टोटल एनर्जी का, अगर आप ओवरऑल एनर्जी जितनी आपके पास प्रोड्यूस होती है, ठीक है, उसको अगर आप एस्टिमेट करें तो वो 4.26 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ मैटर है, जो कि आपका एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है जस्ट 0.7% से। जस्ट 0.7% से जो आपका सन का टोटल आपका जो मैस है उसके अंदर, जो सन के टोटल मैस का 0.7% है, उसके अकॉर्डिंग आपका 4.26 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ मैटर जो कि सन के ऊपर अवेलेबल है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। और पर सेकंड, 1 सेकंड में सन जो है वो इतनी एनर्जी एनर्जी का कुछ अंदाजा हुआ कि कितनी प्रोड्यूस हुई है इस फ्यूजन रिएक्शन के दौरान? आवाज आ रही है? जी जी मैम मैम। बीच बीच में आपके आवाज बंद हो जाती है ना। पता नहीं, मेरे पास तो वैसे ठीक ही चल रहा है, सिग्नल भी ठीक आ रहे हैं। जी मैम, वही आप कह रहे हैं एनर्जी का अंदाजा हुआ। बिल्कुल मैम, काफी ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी है तो। ठीक है, इसी वजह से तो आपकी जो वो सन एनर्जी है वो आपकी अर्थ के ऊपर जो है वो इतनी एफिशिएंटली पहुंच रही है कि जितना भी यहाँ पे फाना और फ्लोरा है उस सब को फोटोसिंथेसिस के लिए भी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, और इसके अलावा आपकी अर्थ के ऊपर लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए जितनी एनर्जी अवेलेबल है वो भी आपके पास सन से आ रही है। ऊपर से आपने सोलर प्लेट्स भी लगाई हुई हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। मैं वो सोलर वगैरह भी तो ग्रीन हाउस हो रहा है इस वजह से। ग्रीन हाउस से, लेकिन जो आपके पास मेन सोर्स है एनर्जी का वो तो यही रेडिएशंस है। मैं वही कह रहा हूँ मैम, एनर्जी की अमाउंट तो ज्यादा मुझे नहीं, गर्मी हाँ जी, ज्यादा हो रही है। हाँ जी, मैं आपको यही बता रही हूँ, वही रेडिएशन जो है वो फर्दर आपकी उन ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर कैप्चर होती हैं तो एनर्जी कंटेंट को इंक्रीज कर देती है ना, लेकिन जो आपके पास बेसिक सोर्स है वो तो वही रेडिएशन है। जी मैम ये मैम। सेकंड पॉइंट दोबारा ठीक बताइएगा। है, तो ये मैम ये वाला। सेकंड मैं आपको ये बता रही हूँ असल में ना, ये उसने एनर्जी कंटेंट कहाँ से निकाला है, एक ना चीज जो आपने पीछे से मेरा ख्याल है कि जो अंडरस्टैंड करने में मिस की है उस वजह से आपको इशू हो रहा है। देखें, ये आपका जो टोटल
प्रोटियम प्रोटियम में कन्वर्ट हुआ है, प्रोटियम ड्यूट्रियम में कन्वर्ट हुआ है, या आपका जो ड्यूट्रियम है वो हीलियम में कन्वर्ट हुआ है, तो हमने कहा कि साथ में एज अ प्रोडक्ट कुछ जो आपका मैस है वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ और गामा रेज प्रोड्यूस हुई। ये बात की है ना साथ। यस। तो ये जो आपका मैस है टोटल प्रोटियम का, ठीक है, उसका उसके टोटल मैस का सिर्फ 0.7% जो है वो इन गामा रेज में कन्वर्ट हुआ है। जी। ठीक है, अब वो जो 0.7% गेमा रेज में प्रोड्यूस हुआ है उससे हम टोटल एनर्जी का एस्टिमेट ले रहे हैं कि कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई है। अब ये प्रोटॉन प्रोटॉन इंटरेक्शन जो हमने पीछे देखा है, ठीक है, ये आपके पास कितने टाइम हो रहा है, सिर्फ ये वाला रिएक्शन आपके पास क्या हो रहा है 9.2 × 10⁻³ टाइम्स पर सेकेंड हो रहा है। इसका मतलब है कि हर दफा आपके पास क्या होता है कि हर इस इंटरेक्शन के दौरान आपका कुछ मैस जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। 0.7% आपके प्रोटॉन्स जो हैं उनका मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है हर दफा ये जो रिएक्शन आपका होता है उसके दौरान। और रिएक्शन कितनी दफा हो रहा है 9.2 × 10⁻³ टाइम्स पर सेकेंड। ठीक है, और हर स्टेप में 0.7% जो है वो गामा रेज या एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। जी अब जी उस मैम 0.7% के अकॉर्डिंग अगर आप मैस एनर्जी इक्वेशन से कैलकुलेशन करें कि आपके पास कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो वो एनर्जी आपके पास 4.26 मिलियन मेट्रिक टन है 1 सेकंड के अंदर। जी अब क्लियर है हफ्सा? जी मैम। ठीक है, तो ये जो आपके पास एनर्जी है ये ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी है, और ये आपकी पूरी अर्थ के ऊपर लाइफ को सस्टेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए मोर देन इनफ है, जी फोटोसिंथेसिस को मेंटेन करने के लिए। और यहाँ पे जो आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको ऑलमोस्ट ऑल द टाइम बैलेंस करने के लिए ये एनर्जी मोर देन इनफ है। आप क्लियर? जी मैम ठीक है, तो ये आपके पास जो है एनर्जी, अगर आप इसको जूल्स में मेजर करते हैं तो ये आपके पास 3.8 × 10⁻⁶ जूल्स ऑफ एनर्जी है जो कि पर सेकंड रिलीज हो रही है। हर सेकंड में इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, और इतना जो आपका मैस है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये जो आपके पास ओवरऑल है, ये अभी हमने बात की कि ये ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है, और इसको हाइड्रोजन बॉम्ब में यूज किया जाता है। एक आपके पास लास्ट टाइम जब आपने फिशन रिएक्शन पढ़ा तो उसमें आपने एटॉमिक बॉम्ब पढ़ा था। एटॉमिक बॉम्ब में आप यूज करते हैं फिशन रिएक्शन, और हाइड्रोजन बॉम्ब में आप यूज करते हैं फ्यूजन रिएक्शन। और जो हाइड्रोजन बॉम्ब है वो एटॉमिक बॉम्ब के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, उससे तो आप डिस्ट्रक्शन का अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि कितनी हो सकती। आप ये समझे कि जहाँ पे आप ये हाइड्रोजन बॉम्ब सेट कर रहे हैं वहां पे आप फ्यूजन रिएक्शन का सेटअप लगा रहे हैं, और टेम्परेचर कंडीशंस वही सेट कर रहे हैं जो आपकी सन की सरफेस के ऊपर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर आप सेट कर रहे हैं उसको मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो आप उससे होने वाली डिस्ट्रक्शन का अंदाजा लगा मेंटेन कर सकते हैं हम? जी, इतना मेंटेन कर सकते हैं हम क्या? वो मैं आगे आपको बताती हूँ कि वो कैसे मेंटेन किया जाता है। उसको मेंटेन करना भी आप समझे कि एक 2 to 3 स्टेप जो है वो आपका प्रोसेस है। मैम ठीक है, आप आज ही फ्यूजन बता रिएक्शन देना है। मेंटेन, जी आज ही बताना है, आज कोई मना है मुझे बताना? नहीं वैसे क्या है। ठीक है, अब ये आपका बॉम्ब जो है वो फ्यूजन रिएक्शन के प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, आपका हाइड्रोजन बॉम्ब, जिसमें आपके लाइटर न्यूक्लियाई जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं मिलियन ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, और हैवियर न्यूक्लियाई जो है वो बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे सन सरफेस के ऊपर होता है, वैसे ही आपके पास एक सेटअप बनाया जाता है हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर। ठीक है, अब जो हाइड्रोजन बॉम्ब की स्ट्रक्चर है वो तो हम देख लें, लेकिन पहले ये देखें कि वो जो वही बात जो अभी मुसव्वर ने की है कि सन सरफेस के ऊपर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर हम जमीन के ऊपर अगर हाइड्रोजन बॉम्ब बनाते हैं तो वो टेम्परेचर कहाँ से लेके आएंगे? क्वेश्चन तो है ना कि वो टेम्परेचर हम कहाँ से लेके आएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले अर्थ के ऊपर एक फिशन रिएक्शन करवाते हैं, उस फिशन रिएक्शन से हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और उसकी एनर्जी से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, फिर फ्यूजन करवाते हैं। तो जो आपकी हाइड्रोजन बॉम्ब की स्ट्रक्चर है उसमें पहले यूरेनियम यूज की जाती है, उसके कोर में यूरेनियम यूज की जाती है। यूरेनियम के बाद क्या किया जाता है, उसके बाहर लिथियम हाइड्राइड या ड्यूट्राइड लगाया जाता है। अच्छा, ये जो आपके पास हाइड्रोजन है ना यहाँ पे लिथियम हाइड्राइड के अंदर, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूट्रियम है, इसलिए इसको लिखते LiH ही है, लेकिन इसको पढ़ते लिथियम ड्यूट्राइड है,
क्योंकि ये ड्यूट्रियम है, ये प्रोटियम नहीं है। ठीक है, उसके बाहर जो है वो आप क्या करते हैं, इसके अंदर ये देखें आपके पास कॉम्बिनेशन है लिथियम का और ड्यूट्रियम का, और उसके बाहर फिर आपके पास फिशनेबल मटेरियल है। तो आप ये देखें कि अंदर आपके पास क्या है, लिथियम है, इसकी फ्यूजन हो सकती है, ये फ्यूजनेबल मटेरियल है, लेकिन ये भी फिशनेबल मटेरियल है और ये भी फिशनेबल मटेरियल है। तो जब आप हाइड्रोजन बॉम्ब बनाते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है कि फ्यूजन के साथ साथ फिशन का सेटअप भी बनाना पड़ता है। पहले आप फिशन क्रिएट करवाते हैं, उससे जो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उससे आप लाइट न्यूक्लियाई जो हैं उनको आपस में फ्यूज करवाते हैं, और उनकी फ्यूजन से फिर आपके पास फ्यूजन सेटअप बनता है। आप समझ आई? जी मैम। क्लियर हो गया मुसव्वर? जी मैम। ठीक है, तो मैम ये अगर तो आप रोकने जमीन वाला नहीं होता है, इनको इतनी यानी डिस्ट्रक्शन इकट्ठी की हुई है। रोकने वाला, वैसे तो आपको पता है कि जो आपकी यूनाइटेड नेशंस है उन्होंने काफी सारे रूल्स बनाए हुए हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाने। बहुत सारी कंट्रीज पे जो है वो डिफरेंट किस्म की उन्होंने कंडीशंस भी लगाई हुई हैं, लेकिन जो बनाने वाले हैं वो अंदर बनाते ही हैं। मतलब डिस्ट्रक्शन मैम हम इकट्ठी नहीं की हुई है बनाते। मैम, हमारे भी हैं। हम भी एटॉमिक पावर है तो डेफिनेटली हमारे पास भी है। ये तो हमारे पास भी है, ये मैम तो डिस्ट्रक्शन हाइड्रोजन इकट्ठी की बॉम्ब हुई भी है हमारे पास। ठीक है, तो है। नहीं वो हाइड्रोजन बॉम्ब भी है। अभी आप कभी यूट्यूब पे देखें, एक मुझे याद नहीं है कोरिया है या एक और कंट्री था, एक दफा उनका जो न्यूक्लियर रिएक्टर था वो डिस्ट्रॉय हो गया था, तो उसकी डिस्ट्रक्शन की एक पूरी वीडियो है, आप उस वीडियो को वहाँ पे देखें कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर मैम की वो खाली डिस्ट्रक्शन से किस कदर जो है वो वहाँ पे जो है वो डैमेजिंग एक्टिविटीज हुई। हाँ जी ठीक है, मैम, तो वो दो जाहिर है तीन जहाँ साल पे पहले आप ये बनाई थी रिएक्टर मैम। इंस्टॉल करते हैं वो एरिया भी उतने ही खतरे में होता है। अगर किसी भी मिस्टेक की वजह से वहाँ पे कोई ब्लास्ट हो जाता है तो आप ये समझें कि उस वहाँ की वो पूरी सिटी तो गई। जी। ठीक है, तो ये आपके पास स्ट्रक्चर की है हाइड्रोजन बॉम्ब की। ठीक है, तो इसमें न्यूक्लियर फिशन होती है। ठीक है, और फिर न्यूक्लियर फिशन से क्या किया जाता है कि जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे हम क्या करते हैं, लिथियम जो है उसका ब्रेक डाउन करते हैं। लिथियम जो है वो फिर हीलियम और हाइड्रोजन ट्रिटियम में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, और साथ में आपके पास जो है वो एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। और ये रिएक्शन आपका ऑलमोस्ट इतने टेम्परेचर पे प्रोसीड कर रहा है, जरा इसके जीरो काउंट करें कि ये कितना टेम्परेचर बनता है। ठीक है, और वो टेम्परेचर आता कहाँ है, कहाँ से है, इस फिशन से और इस फिशन से। ये 5 करोड़ से लेके पता नहीं 50 मिलियन से कितना। लेकर मैम। हाँ जी, तो आप ये देखें कि इतना टेम्परेचर आप क्या करते हैं, दो कंटिन्यूअस फिशन से पहले प्रोड्यूस करते हैं और उसके रिजल्ट में ये फ्यूजन। जी। ठीक है, तो आप क्या होगा कि ये जो आपकी ड्यूट्रियम और ट्रीटियम फ्री होगी ना इस रिएक्शन के दौरान, वो दोनों आपस में फ्यूज करेंगी। ठीक है, फिशन से प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी के रिजल्ट में ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगी और आपका जो फ्यूजन रिएक्शन है वो रन करेगा। ठीक है, तो ये जो इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए एनर्जी मिलती है वो फिशन से मिलती है। ठीक है, तो इसीलिए हाइड्रोजन बॉम्ब का एक और नाम भी है, इसको फिशन फ्यूजन फिशन बॉम्ब भी कहते हैं। फिशन ये फ्यूजन फिशन बॉम्ब, उसकी वजह ये है कि पहले फिशन होती है, फिर फ्यूजन होती है, फिर फिशन होती है, जी मैम। इसलिए इसका ये एक अल्टरनेट नेम भी है। ठीक है, तो ये आपका लेक्चर था आज का। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन। और आपके लिए अभी एक जो चीज़ है वो ये है कि ये क्योंकि आपका जो फ्यूजन रिएक्शन है इसके लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, तो वैसे इंटरनेशनली जो है वो फ्यूजन रिएक्टर लगाने पे और फ्यूजन बॉम्ब बनाने पे पाबंदी है। ठीक है, और कहा जाता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर या आपका जो हाइड्रोजन बॉम्ब है वो अभी तक सिर्फ पेपर्स में है, उसको प्रैक्टिकली नहीं बनाया गया। हालांकि ये कोई मानने वाली बात नहीं है, लेकिन जो आपका लिटरेचर अवेलेबल है या आपके जो इंटरनेशनल रूल्स और प्रोटोकॉल्स हैं उसमें यही लिखा हुआ है कि आपका जो हाइड्रोजन बॉम्ब है या आपका जो फ्यूजन रिएक्टर है, ठीक है, वो आपका सिर्फ और सिर्फ पेपर्स में, उसको प्रैक्टिकली नहीं बनाया गया, ना किसी कंट्री को अलाउड है बनाना। क्लियर मैम नॉर्थ नॉर्थ कोरिया के पास है नहीं है? सही, जिसके पास भी है डिक्लेयर्ड नहीं है। फिशन रिएक्शन जो है ना, ये जो हम कहते हैं कि एटॉमिक पावर है, फलां कंट्री एटॉमिक पावर है, तो वो उसका उसकी फिशन डिक्लेयर्ड है, उसकी फ्यूजन डिक्लेयर्ड नहीं है। ओके। मैम इंटरनेशनली तो कोई भी बात जो वो अपना
पक्की हतमी नहीं हो सकती, जाहिर बात है, वो एक दूसरे इल्जाम भी लगते हैं और वो कुछ हो भी इंटरनली तो आपको पता है कि हर कोई जो भी चाहता है वो करता है, जी मैम। मैम ठीक जो है। टाइकून इंटरनली है तो वो तो करते ही हैं, वो करते हैं। दिखा और के नहीं ये देखें करते। आप ये देखें कि इंटरनेशनली इतने ज्यादा डेंजरस जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स इस वक्त मौजूद हैं पूरी दुनिया के अंदर, कि खुदा ना खास्ता अगर कोई न्यूक्लियर वार होती है तो आप ये समझें कि अगर वार हमसे 10 मुल्क छोड़ के भी होगी ना तो हमारी खैर नहीं। मैम सारी दुनिया मैम सारी एशिया तो ये तो पक्का तबाह है एशिया तो मैम, सारे जो आप वेपन देख लें, न्यूक्लियर वेपन देख लें, इसीलिए तो जब पाकिस्तान, वो इंडिया, ईरान, चाइना, रशिया, बिल्कुल ये सारे इसीलिए तो न्यूक्लियर जब वेपन रखते हैं। न्यूक्लियर वेपन्स पे पाबंदियां लगाई जाती हैं तो वो पूरी दुनिया पे लगाई जाती हैं, क्योंकि किसी भी एक कंट्री ने अगर न्यूक्लियर वॉर की तो उसका नुकसान जो है वो आसपास वाली 10-15 को फेस करना पड़ेगा। और एशिया तो वही गढ़ है मैम न्यूक्लियर वेपन का, ये 5-6 मुल्क इकट्ठे ही हैं। बिल्कुल। तो आप ये देखें कि यहाँ पे आपने कितना बारूद छुपा के रखा हुआ है, खाने को ठीक है। मैम कब खाने को कुछ है नहीं है। तो ये चीजें बड़ी केयरफुली आप ये देखें कि न्यूक्लियर रिएक्टर से कल हमने अंदाजा लगाया था कि कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी अगर हम उसको कंट्रोल कर लें, ठीक है। तो आप सोचें कि फ्यूजन को कंट्रोल करें तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो। जी मैम अपनी तबाही के सामान खुद पैदा किए हैं, अपनी तबाही का सामान आपकी रिसर्च ने पैदा किया। और मैम ये बहुत बड़ा एक फलाह है रिसर्च में। मैम इसमें कोई फायदा नहीं है सच्ची। इतनी मोटा फायदा समझते क्या है, हैं आपने इतना कुछ पढ़े, बस ये है कि जाहिर है दुनिया में जितनी भी आप रिसर्च करते हैं उसके दो पॉइंट्स हैं। आप उसको गुड पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, बैड के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर है, फिशन है, आप उसको डिस्ट्रक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब अब ये तो सेम आपकी मैम, इंटेंशन है कि आप मैम उसको सेम कैसे। ऐसे बायोलॉजी में भी यूज होते हैं, वो डीएनए एक इतना क्लोनिंग होती है जो, वो भी हाँ मैम जी। बगैर पेरेंट्स के तो वो आपसे भी पैदा बिल्कुल, होती तो है। आप देखें रिसर्च जो है उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है और नेगेटिव, ये अब आपकी इंटेंशन पे पेरेंट्स के डिपेंड मैम करता है। आपसे भी ज्यादा होते हैं वो, सिर्फ डीएनए से पूरे पूरा आपसे वही भी चीज ज्यादा। है, वो एक आप अगेंस्ट ही नेचर आप एक उसको कह सकते हैं बिल्कुल ना। आप मैम। जैसे देखें कि यही आपका फ्यूजन रिएक्शन जो है ये सन के ऊपर हो रहा है और उसकी वजह से आपको अल्टीमेट एनर्जी मिल रही है, लेकिन अगर आप इसको आर्टिफिशियली जमीन पे प्रोड्यूस करना चाहें तो ये डिस्ट्रक्शन है टोटल। जी सारी बात है मैम, जी। ये तो लिविंग प्लेस है, ये तो रेजिडेंसी है, यहाँ पे तो इतने काम हो ठीक बाकी है। अब आपके पास क्या तरीका होना चाहिए कि किसी तरह इसकी एनर्जी को कंट्रोल करें, अगर इसके ऊपर आप इसको मेंटेन कर रहे हैं तो इसकी जो रिसर्च है वो सेफ हो, उसकी एनर्जी को आप मेंटेन करें और उसको कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए यूज करें। हमने तो मैम इसके खिलाफ ही बोलना चाहिए, अल्लाह में कितनी मत। वैसे ये है कि जो फ्यूजन है उसके रिएक्टर बनाना, उसके बॉम्ब बनाना, ये बिल्कुल जो है वो इंटरनेशनली यूनाइटेड नेशंस के रूल्स के अकॉर्डिंग अलाउड नहीं। ठीक है। तो इसके थोड़े से रूल्स पढ़िएगा कि क्या रूल्स हैं, ठीक है। थोड़ा सा अपना पर्सनल नॉलेज भी बना लिया करें, जी मैम। ओके मैम। ठीक है। तो ये आपका जो आज का लेक्चर है वो यहाँ पे एंड हो जाता है और साथ ही आपकी न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी यहाँ पे एंड, ठीक है। इसके बाद एंड आपका हो नेक्स्ट गया। चैप्टर स्टार्ट होगा। तो क्विज मैंने लेना है, ठीक है। आप क्विज मुझे बता दें किस दिन, मैंने वैसे वहाँ पे डेट लिखी है आपकी ऑनलाइन शीट में कि किस दिन क्विज हो। मैम हर बच्चे का अलग अलग लेगी। 14 को। नेक्स्ट वो आपकी असाइनमेंट हर बच्चे की अलग अलग है, क्विज तो सबका इकट्ठा ही होगा। तो मैम कैमरा ऑन करने वाली कंडीशन नहीं सही। नहीं, आप लोग चीटिंग करते हैं। मैम होती है मैम जिन्होंने करनी है कैमरे ऑन में भी कर लेनी है। मुझे नजर तो आ रहा होगा ना कौन कौन कर रहा है। मैम बच्चे बड़े तेज हैं, नजर नहीं आने देते। एफिडेविट लेने मैम नहीं करते। ठीक है। और मुझे पता है आप लोग जो है ना वैसे पूरे के पूरे उठ के क्लास में आ जाते हैं और अभी क्विज के लिए अगर 20 मिनट आपने कैमरा ऑन करना है तो आप मत। अभी क्लास मैं कह फिजिकल रहा हूँ क्लासेस ऑन होंगी ना तो आप लोगों ने जो है वो